हेलो एवरीवन, दिस इज़ सेकंड पार्ट ऑफ लॉरेस लैब्स बिजनेस एनालिसिस। तो ये देखने से पहले इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब हम बात करेंगे लॉरेस लैब्स की R&D स्ट्रेंथ के बारे में। तो लॉरेस लैब रिसर्च पे फोकस करने वाली कंपनी है। डॉक्टर छावा ने जब कंपनी शुरू करी थी तो इसका मेन फोकस रिसर्च पे ही था। तो उनके लिए ये रिसर्च इज़ लाइक हार्ट एंड सोल ऑफ लॉरेस लैब्स। डॉक्टर छावा खुद भी एक साइंटिस्ट है और उनके नाम पे कई सारे पेटेंट्स हैं। तो यही स्पिरिट आपको इनकी रिसर्च स्पेंडिंग में भी देखने को मिलेगा। तो ये ग्राफ बताता है कि सेल्स का कितना परसेंट R&D पे खर्च हुआ है। सो इन FY17 134 करोड़ रुपीज़ खर्च हुए थे R&D पे, जो बढ़कर हो गए 184 करोड़ रुपीज़ इन FY21। अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो FY21 एंड Q1 FY22 सेल्स का 4% स्पेंड हुआ है इन R&D। तो ये बहुत अच्छी बात है किसी भी इंडियन कंपनी के लिए। सिमिलरली आप फाइलिंग्स को देखोगे टॉप पे, तो उसमें भी कंटिन्यूस राइज देखने को मिला है। इन FY17 39 DMS पर फाइल, जो बढ़कर हो गए 66 इन Q1 FY22। सिमिलरली ANDA की फाइलिंग्स में भी आपको राइज देखने को मिलेगा, जो 3 से बढ़कर हो गए 28। तो ये बताता है कि R&D कितना इफ़ेक्टिव है और इसने लगातार पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए। जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तब उसमें 300 साइंटिस्ट थे, जो आज बढ़कर हो गए 750 प्लस जस्ट इन R&D। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है, जो USA में जो फाइलिंग्स हुई है उसमें से 57% ARV में हुई है, 14% एंटी डायबिटिक में, 11% CVS में, 4% CNS में और 14% अदर थेरेपीज़ में। तो मैनेजमेंट ने ये बोला है कि ये जो फाइलिंग्स है इसमें भी राइज देखने को मिलेगा इन FY22। तो ये डेफिनेटली नेक्स्ट क्वार्टर या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के रेवेन्यूज़ पे रिफ्लेक्ट करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेगुलेटरी ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में। तो फार्मा कंपनीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि उसका अप्रूवल ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है US FDA का अप्रूवल। US FDA की गाइडलाइंस काफ़ी टफ रहती है और US FDA सबसे हाई स्टैंडर्ड की रेगुलेटरी बॉडी है इन फार्मा स्पेस। अगर कंसिस्टेंटली या पिछले कुछ सालों में किसी कंपनी का US FDA ऑडिट में कुछ ऑब्जर्वेशंस आते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि उसके प्रोसेसेस या मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में कुछ दिक्कत है। ऑन दी अदर हैंड, अगर उसकी ऑडिटिंग सक्सेसफुल रहती है कंपनी की पिछले कुछ सालों में, तो वो ये बताता है कि कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस काफ़ी हाई स्टैंडर्ड्स की है। नेक्स्ट हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे दो ग्राफ दिख रहे हैं, पहला रेवेन्यू का ग्राफ, दूसरा नेट प्रॉफिट का ग्राफ। तो सेल्स की ग्रोथ FY17 में 1935 करोड़ से बढ़कर FY21 में 4840 करोड़ हो गई कंसोलिडेटेड बेसिस पे, वो भी 20% CAGR से। वेरएस नेट प्रॉफिट 39% CAGR से बढ़ा। तो सेल्स 20% CAGR से बढ़ा और नेट प्रॉफिट 39% CAGR से बढ़ा, तो ऐसा क्यों हुआ? तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, वो है ऑपरेटिंग लेवरेज का कॉन्सेप्ट। अगर सेल्स बढ़ती जा रही है तो एक पॉइंट या एक टाइम ऐसा आएगा कि एक्सपेंसेस कम रेट से ग्रो करेंगे। अगर सेल्स लगातार बढ़ रही है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको प्रॉफिट्स में देखने को मिलेगा। इसको मैं और सिंपल एग्जांपल लेके समझाता हूँ। अगर 100 रुपीज़ की सेल्स करनी है और उसमें आपकी कॉस्ट 50 रुपीज़ आ रही है, तो जब सेल्स बढ़ेगी तो वो 150 रुपीज़ हो जाएगी और कॉस्ट 75 हो जाएगी। तो जो 75 जो बचा है वो आपका सीधा प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट होगा, जो कि पहले 50 रुपीज़ था। अब लॉरेस लैब्स फाइनेंशियल ईयर 17-18 में फैसिलिटीज़ लगा रही थी, लेकिन फैसिलिटीज़ लगा तो रही थी मगर वो ऑपरेशनल नहीं हुई थी। किसी भी फैसिलिटी को ऑप्टिमम कैपेसिटी में आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो कॉस्ट एड अप हो रही थी और वो कॉस्ट सेल्स में से माइनस हो रही थी, इसलिए प्रॉफिट पे भी इम्पैक्ट आ रहा था। तो जैसे ही वहाँ से सेल्स आना शुरू हुआ, वो प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट होने लग गया। इसलिए आपको ये हॉकी स्टिक टाइप ग्रोथ देखने को मिलेगी नेट प्रॉफिट्स में। अब एक और पॉइंट ये है कि लॉरेस लैब्स ने बहुत ही अच्छी अकाउंटिंग प्रैक्टिस फॉलो करी है।
कुछ कंपनीज क्या करती है कि जब कैपेसिटी लग रही होती है तो वो उसको बैलेंस शीट में कैपिटलाइज कर देती है, लेकिन लॉरेंस लैब्स ने वो कॉस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में एक्सपेंस किया है। तो ये काफ़ी अच्छी और कंजर्वेटिव अकाउंटिंग प्रैक्टिस को बताता है, और ये भी दर्शाता है कि मैनेजमेंट अपने काम को लेके कितनी ईमानदार है और कितनी सीरियस है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि फ्रॉम 2017 से लेके लॉरेंस लैब ने अपना रेवेन्यू मिक्स कैसे चेंज किया। तो FY 2017 में इनका 80% रेवेन्यू ARV API से आता था, जो कि एक लो मार्जिन बिजनेस है। तो अब क्या हो रहा है कि वो उसका कंट्रीब्यूशन 39% है। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इनकी सेल्स इन अदर APIs और CDMOs काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, तो ओवरऑल इनका मार्जिन काफ़ी बड़ा है। तो वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में देखने को मिलेगा। जैसा कि हमने अब पिछली स्लाइड में देखा था कि प्रोडक्ट मिक्स चेंज हुआ, तो अब उससे क्या हुआ कि EBITDA मार्जिन भी काफ़ी बढ़ गया। अब EBITDA मार्जिन FY 17 में 21% था, जो बढ़कर 32% हो गया इन FY 21। नेक्स्ट हम देखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। FY 17 में CFO 332 करोड़ था, जो बढ़कर हो गया 733 करोड़ इन FY 21 विद अ ग्रोथ ऑफ 17.16% CAGR। अब हम कुछ रेशियोज़ की तरफ नज़र डालते हैं। तो डेट टू इक्विटी 0.58 था, जो कि काफ़ी अच्छा है। ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि था 39.6%। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी जो कि था 45%। अब नेक्स्ट जो रेशियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है CFO बाय पैट रेशियो। तो जो कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में प्रॉफिट दिखाती है, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो प्रॉफिट उनके पास पूरा कैश में आ चुका है। बिजनेसेस में क्या होता है कि अगर आज सेल्स हुई है तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में उसका रिकॉर्ड कर दिया जाता है, लेकिन उस सेल्स का पेमेंट आने में कस्टमर्स क्या तो कभी 1 महीना लगा देता है, कभी 2 महीना, तो वो फिक्स टाइम नहीं है। तो जो प्रोडक्ट बेच के और जो पेमेंट जब आ जाती है तो वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में दिखती है। तो इस रेशियो का मतलब ये है कि कंपनी का जितना प्रॉफिट है उसमें से कितना वो कन्वर्ट कर पा रही है कैश में। ये अगर 1 से ऊपर है तो कंपनी का पैसा, तो ये बताता है कि कंपनी का पैसा अटक नहीं रहा है और कस्टमर्स रेगुलरली अपना पेमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज फ्री कैश फ्लो। तो ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में से अगर हम कैपेक्स को हटा दें तो हमारे पास आता है फ्री कैश फ्लो, जो कि था 218 करोड़। अब कैपेक्स का मतलब ये होता है कि जो कंपनी खुद में रीइन्वेस्ट कर रही है अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, तो वो कैपेक्स होता है। तो उसको अगर हम CFO में से माइनस करेंगे तो हमारे पास फ्री कैश फ्लो आ जाएगा। नेक्स्ट इज प्रोमोटर्स होल्डिंग, जो था 27.3%। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो 21.5% पे था, और DII होल्डिंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनकी होल्डिंग थी 4.15%। अब हम लॉरेंस लैब्स की कैपेक्स प्लान्स के बारे में बात करेंगे। So these are some major capex plans by Lawrence Labs for next 2 years. Some are brownfield projects and some are greenfield projects. तो यहाँ पे brownfield projects का मतलब ये हुआ कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज या कैपेसिटीज है उसमें और कैपेसिटी एडिशन करना, whereas ग्रीनफील्ड का मतलब ये हुआ कि जो एकदम स्क्रैच से कैपेसिटी को बनाना। तो इसमें अच्छी चीज़ ये है कि जो ज़्यादातर कैपेक्स है वो इंटरनल एक्यूरल से फंड होगा, मतलब कंपनी का कोई डेट लेने का कोई प्लान नहीं है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने देखा था कि लॉरेंस लैब्स ने 800 करोड़ का कैश फ्लो जनरेट किया था। तो आई थिंक दैट कैश फ्लो विल बी सफिशिएंट टू फंड द कैपेक्स फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो जो टोटल कैपेक्स प्लान है वो होगा अराउंड 1500 to 1700 करोड़ टिल FY 23। तो उसमें से अराउंड 213 करोड़ ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुका है इन Q1 ऑफ FY 22। अब इसमें से 400 करोड़ फॉर्मुलेशन में इन्वेस्ट होना है और 500 करोड़ होगा CDMO में। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कंपनी का नॉन ARV APIs एंड फॉर्मुलेशंस में कितना ज़्यादा फोकस है। ऑल्सो जो करंट कैपेसिटी है 6 बिलियन टैबलेट्स की, वो बढ़कर हो जाएगी 10 बिलियन बाय FY 23।
अब हम बात करेंगे फ्यूचर रेवेन्यू पोटेंशियल के बारे में। तो अब यहाँ जो दिख रहा है वो हमने पास्ट ट्रेंड, परफॉर्मेंस, लॉरेंस लैब्स के कैपेक्स प्लान्स और मैनेजमेंट की गाइडेंस को, इन सबको ध्यान में रख के कुछ रफ कैलकुलेशंस करी है फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, यानी कि टिल FY24 तक कि ये कितना रेवेन्यू जनरेट करने की इसमें पोटेंशियल है। तो ये हमने कंजर्वेटिव बेसिस पे बनाई है, ऐसा नहीं है कि हमने बहुत एग्रेसिव ग्रोथ अज्यूम करके ये कैलकुलेशन करी है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले API सेगमेंट है और उसमें फर्स्ट वन इज़ ARV API। तो FY21 तक इसका रेवेन्यू था 1839 करोड़। तो मैंने पहले भी बताया था कि ARV एक स्लो ग्रोइंग बिजनेस है और इसमें मार्केट शेयर ऑलरेडी हाई है, अराउंड 30 to 35%। तो इसमें और ज़्यादा फास्ट पेस में ग्रोथ होने की पोटेंशियल कम है। तो हमने अराउंड 5% CAGR से इसकी ग्रोथ अज्यूम करी है। तो उसके हिसाब से FY24 तक इसकी सेल्स हो जाएगी 2129 करोड़। तो अब टोटल प्लान कैपेक्स कुछ इसमें और कुछ है नहीं, और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैनेजमेंट का कोई प्लान नहीं है कैपेक्स करने का, तो इसको हमने ऑलमोस्ट ज़ीरो अज्यूम करा है। और जो स्क्रीन पे 50 दिख रहा है वो हमने ईयरली बेसिस पे उसका मेंटेनेंस चार्ज अज्यूम करा है। तो नेक्स्ट इज एसेट टर्न। तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर 100 करोड़ का प्लांट लगेगा तो उस पर अगर 100 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो 100/100 एसेट टर्न हो गया 1x। अगर 200 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो 200/100 2x का उसका एसेट टर्न हो गया। तो यहाँ अगर कुछ कैपेक्स हो नहीं रहा है तो एसेट टर्न भी हमने लिख दिया NA। सिमिलरली अगर कुछ कैपेक्स हो नहीं रहा है तो सेल्स फ्रॉम न्यू कैपेक्स इन FY24 इज NA। तो इसका टोटल रेवेन्यू हमारी कैलकुलेशंस और एजम्पशंस के अकॉर्डिंग हो जाएगा 2129 करोड़ टिल FY24। नेक्स्ट इज ऑन्कोलॉजी में 267 करोड़ की सेल्स थी FY21 में, और इस पर भी मैनेजमेंट ने बोला है कि ईयरली सेल्स अराउंड 250 करोड़ ही रहेगी। तो इसमें कुछ नया कैपेक्स आ नहीं रहा है। तो सेल्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग कैपेसिटी 250 करोड़ हमने अज्यूम कर लिए ना। और इसमें जो स्क्रीन पे 50 करोड़ दिख रहा है इन टोटल प्लान कैपेक्स, तो ये हमने एनुअली मेंटेनेंस चार्ज अज्यूम किया है। तो अगर कैपेक्स हो नहीं रहा है तो एसेट टर्न भी हो जाएगा NA और सेल्स फ्रॉम न्यू कैपेक्स इन FY24 भी हो जाएगा NA। तो टोटल रेवेन्यूज इन टिल FY24 हो जाएंगे 250 करोड़। नाउ थर्ड वन इज अदर APIs। तो FY21 में इसका रेवेन्यू था 513 करोड़। अब इस पे जैसे मैंने पहले बताया कि मैनेजमेंट का फोकस नॉन ARV बिजनेस में है, तो इसमें हमने मॉडरेट ग्रोथ का अजम्पशन लेते हुए CAGR 10% माना है। तो इस अजम्पशन के हिसाब से FY24 तक 683 करोड़ की सेल्स हो जाएगी। अब इनके 650 करोड़ के प्लान कैपेक्स है अगले 2 साल के लिए। तो मतलब ये हुआ कि FY23 और FY24 तक ये कैपेसिटी को ऑप्टिमाइज़ करने में लग जाएंगे। तो अब जो लॉरेंस लैब्स का एसेट टर्न है वो अराउंड 1.4 to 1.5 है, और मैनेजमेंट का ये गाइडेंस है कि जो नया कैपेक्स लग रहा है उसमें भी इतना ही एसेट टर्न रहेगा, ऑलमोस्ट 1.4 to 1.5। तो हमने कंजर्वेटिव बेसिस पे इसको यहाँ पे 1x लिया है। तो नेक्स्ट आ जाता है सेल्स फ्रॉम न्यू कैपेक्स, जो कि होगा अराउंड 455 करोड़। तो यहाँ हमारा अजम्पशन ये है कि अदर APIs में जो कैपेक्स लग रहा है उसका कुछ पोर्शन बैकवर्ड इंटीग्रेशन में यूटिलाइज हो जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि इनका फॉर्मुलेशन बिजनेस भी है, तो अदर APIs का कुछ पोर्शन इन हाउस ही कंज्यूम हो जाएगा। तो हमने यहाँ एज्यूम किया है कि अप्रॉक्सीमेटली 30% ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन में यूटिलाइज करेंगे और बाकी ये मार्केट में सेल कर देंगे। तो 650 करोड़ का एसेट टर्न अगर 1x हुआ, यानी कि 650 करोड़ का रेवेन्यू। तो अब 650 करोड़ का रेवेन्यू उसमें से 30% बैकवर्ड इंटीग्रेशन में यूज़ होगा, तो बचा हुआ 70%
उसका हो जाएगा 455 करोड़। तो 683 प्लस 455, तो टोटल रेवेन्यू इन FY24 हो जाएंगे 1333 करोड़। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्मुलेशन के बारे में। तो फॉर्मुलेशन में इनका FY21 में रेवेन्यूज थे 1664 करोड़, और फॉर्मुलेशन की कैपेसिटी ऑलमोस्ट 80 to 85% पे यूटिलाइज हो रही है। तो ऑलरेडी अगर 80 to 85% पे यूटिलाइजेशन है, तो यहाँ से कैपेसिटी को और यूटिलाइज करना मुश्किल होगा। तो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है, उसमें ज़ीरो ग्रोथ का अजम्पशन लेके कंजर्वेटिव बेसिस पे हमने CAGR को 0% माना है। तो इसमें अगर कैलकुलेशन करेंगे तो नेक्स्ट 3 ईयर्स में सेल्स 1664 करोड़ होगी। अब उसमें प्लान कैपेसिटी है 400 करोड़ और एसेट टर्न्स है 1x। तो सेल्स फ्रॉम न्यू कैपेक्स विल बी 400 करोड़। तो टोटल हो जाएगा 1664 प्लस 400, दैट इज 2064 करोड़। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं CDMO के बारे में। तो CDMO में FY21 में रेवेन्यू थे 519 करोड़। तो यहाँ पे हमने थोड़ी कैलकुलेशन डिफरेंटली करी है। तो ये 14.50 CAGR कैसे आया? तो Q1 FY22 में इनकी सेल्स को हमने मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया है कंजर्वेटिव बेसिस पे, तो वो आ गया है 780 करोड़। जैसा मैंने बताया था कि Q4 का रेवेन्यू जनरली बाकी सारे क्वार्टर से ज़्यादा रहता है। सिंस लॉरेस ने Q1 FY22 में Q4 FY21 के रेवेन्यू को बीट किया था, तो हम Q1 FY22 को नया बेस मान के मल्टीप्लाई बाय 4 कर रहे हैं। तो हम रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे तो CAGR आएगा 14.5%। तो अब इनकी टोटल प्लान कैपेक्स है 500 करोड़, और कंजर्वेटिव बेसिस पर अगर एसेट टर्न्स 1x लेते हैं तो सेल्स फ्रॉम न्यू कैपेसिटी इन FY24 होगा 500 करोड़। तो टोटल हो जाएगा 780 प्लस 500 1280 करोड़। नेक्स्ट इज लॉरेस बायो। तो इनका FY21 में 50 करोड़ का रेवेन्यू था। तो मैनेजमेंट ने ये गाइडलाइन दी है कि इसमें नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स में 250 to 300 करोड़ की सेल्स होगी। तो कंजर्वेटिव बेसिस पे हमने इसको 250 लेते हैं, तो सेल्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग कैपेसिटी हो जाएगा 250 करोड़। और इसमें नई कैपेसिटी आ रही है अराउंड 1 मिलियन लीटर कैपेसिटी की। तो ये कब आएगा, कैसे स्टार्ट होगा, इस पर मैनेजमेंट ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो इसलिए इसको हम फाइनल कैलकुलेशन में ऐड नहीं करेंगे। तो टोटल इसका हो जाएगा 250 करोड़। ऑल्सो अब इन सब का अगर हम टोटल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा FY24 में इसका टोटल एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, जो कि हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 7,300 करोड़। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो करंट EBITDA मार्जिन है 32% और हमने एक्सपेक्टेड EBITDA मार्जिन लिया है 33%, क्योंकि जैसे जैसे अदर APIs, CDMOs और लॉरेस बायो का पोर्शन बढ़ेगा वैसे वैसे मार्जिन भी बढ़ेंगे। तो 7,300 करोड़ का 33% हुआ 2409 करोड़। तो EBITDA तो हो गया, अब हमें प्रॉफिट निकालना है। तो उसके लिए EBITDA में से इंटरेस्ट, टैक्स और डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो 2021 में इनका OCF था वो 730 करोड़ था, OCF यानी ऑपरेशनल कैश फ्लो। और नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए प्लान कैपेक्स है अराउंड 1500 करोड़। तो मैनेजमेंट ने ये बोला है कि जो नया कैपेक्स है वो ऑलमोस्ट इंटरनल एक्यूरल से आ रहा है, यानी कि इन अदर वर्ड्स इनको ज़्यादा लोन नहीं लेने पड़ेंगे। तो अगर लोन लेते भी है तो काफ़ी कम लेंगे। तो Q1 में इनका इंटरेस्ट था 27 करोड़। तो हमने ये अज्यूम किया है कि FY24 तक इनका इंटरेस्ट या डेट थोड़ा सा बढ़ेगा, तो 30 करोड़ पर क्वार्टर इनका इंटरेस्ट कॉस्ट लगेगी। तो पूरे साल की हो जाएगी 120 करोड़। अब अगर डेप्रिसिएशन को देखेंगे तो एज पर प्लान कैपेक्स और करंट डेप्रिसिएशन हमने इसमें कुछ अजम्पशंस करके ये निकाला है। तो ये हो जाएगा अराउंड 320 करोड़ अप्रॉक्स।
पीबीटी हो जाएगा EBITDA माइनस इंटरेस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, दैट इज 1969 करोड़। टैक्स अगर 25% के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो वो बनेगा 492 करोड़। सो पीएटी हो जाएगा पीबीटी माइनस टैक्स। तो अब एज पर आर एस्टिमेट्स एंड कैलकुलेशन FY24 का एक्सपेक्टेड पैट विल बी अराउंड 1477 करोड़। नेक्स्ट इज जो FY21 में पीएटी था वो था 984 करोड़। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से इसका CAGR हो जाएगा टिल FY24, तो वो होगा 14.5%। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो मैनेजमेंट ने बोला है कि FY23 तक ये $1 बिलियन तक का रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 7,300 करोड़। लॉरेंस लैब्स ने ये अगर कर लिया तो जो कैलकुलेशन हमने प्रॉफिट के लिए करी थी 3 साल के लिए, वो ये 2 साल में ही अचीव कर लेंगे। तो ये डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हमारी कैलकुलेशंस थी वो कंजर्वेटिव अप्रोच यूज़ करके करी गई थी। अगर लॉरेंस लैब्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ये टारगेट वो अचीव कर सकता है। हमने जो कैलकुलेशन 3 साल के लिए करी वो अगर ये 2 साल में लेते हैं तो CAGR हो जाएगा 22.5%। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो 1500 करोड़ का कैपेक्स लग रहा है उसमें से कुछ पोर्शन ही ये टारगेट अचीव करने के लिए यूज़ होगा। जो रिमेनिंग पोर्शन है वो FY23 के बाद के टारगेट को अचीव करने में काम आएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट की बिजनेस रिस्क। तो फर्स्ट मेजर रिस्क जो हर फार्मा कंपनी फेस करती है वो है रेगुलेटरी रिस्क, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है US FDA ऑडिट्स। अगर ऑडिट्स फेल हो जाएंगे तो बिजनेस पे काफ़ी हैवी इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट इज रॉ मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएशन। तो रॉ मटेरियल अभी भी लॉरेंस लैब्स थोड़ा इंपोर्ट करता है, तो उसमें थोड़ी वॉलेटिलिटी होने के कारण उसमें उसके बिजनेस पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट इज की मैन रिस्क। डॉक्टर शावा इज़ द मैन बिहाइंड लॉरेंस लैब्स, और उनके बाद उनको रिप्लेस करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो जिस तरह से चीज़ों को एग्जीक्यूट करते थे और सोचते थे वो दूसरों के लिए करना काफ़ी मुश्किल है। तो फोर्थ इज प्राइस इरोजन इन जेनरिक्स। तो फोर्थ इज रिलेटेड टू फियर्स कंपटीशन इन जेनरिक मार्केट इन USA एंड प्राइस इरोजन ड्यू टू इट। नंबर 5 हो जाएगा सप्लाई चेन रिस्क ड्यू टू COVID-19 एंड अदर ग्लोबल इश्यूज। नंबर 6 है अगर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्क, अगर कोई कस्टमर ऑर्डर कैंसिल कर देता है तो बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये भी एक की रिस्क फैक्टर हो गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू पीटर लिंच फ्रेमवर्क लॉरेंस कहाँ फिट होती है। तो पीटर लिंच एक बहुत ही बड़े इन्वेस्टर थे वो एक फंड संभालते थे जिसका नाम था फिडेलिटी मैगेलन फंड, और उनके टेन्योर में ये फंड ऑन एन एवरेज 29.2% से ग्रो करता था। इनकी एक बुक भी है जिसका नाम है वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट, तो उसमें उन्होंने एक फ्रेमवर्क के बारे में बात करी है। तो उस फ्रेमवर्क में उन्होंने ये बताया कि हर कंपनी को एनालाइज करने से पहले या एनालाइज करते वक्त कंपनी को डिवाइड करने के लिए एक फ्रेमवर्क उन्होंने बनाया है। तो कंपनी को क्लासीफाई करने के लिए उन्होंने 6 कैटेगरीज बनाई। तो सबसे पहले उसमें है स्लो ग्रोवर्स, जो कंपनीज काफ़ी बड़ी हो गई है, जो काफ़ी मैच्योर हो गई है, जिनका मार्केट शेयर काफ़ी हाई है, वो इस कैटेगरी में फॉल करती है। और उन कंपनीज की ग्रोथ काफ़ी स्लो रहती है, लाइक अराउंड 5 to 6%। इसका एग्जांपल हो गया लाइक PSU कंपनीज, फॉर एग्जांपल कोल इंडिया, जिसका मार्केट शेयर काफ़ी ज़्यादा है पर इनोवेशंस में कमी होने के कारण वो काफ़ी स्लो पेस पे ग्रो कर रही है। नेक्स्ट इज स्टैलवॉर्ट। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा मैच्योर कंपनीज है और ये अपने एरियाज़ की लीडर कंपनीज है। तो इसका भी ऑलरेडी मार्केट शेयर काफ़ी हाई है, फॉर एग्जांपल HUL एंड नेस्ले। तो ये कंपनीज ना ज़्यादा स्लो पेस पे ग्रो कर रही है ना ज़्यादा फास्ट पेस पे ग्रो कर रही है, तो ये अराउंड एवरेज पेस पे ग्रो कर रही है, लाइक अराउंड 8 to 10%। नेक्स्ट आते हैं फास्ट ग्रोवर्स। अब इसमें वो कंपनीज आती है जो बहुत ही रैपिड पेस से ग्रो कर रही है, और जस्ट लाइक न्यू एज स्टार्टअप्स या फिर लॉरेंस लैब्स भी इसका एक एग्जांपल हो गया। तो इसमें ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू जनरली होता है 15 to 20%। नेक्स्ट इज साइक्लिकल कंपनीज। इसमें यूजुअली
कमोडिटी कंपनीज आ जाती है जिसमें एक साइकिल चलती है। तो कमोडिटी की प्राइस पे कंपनी का बिजनेस डिपेंड करता है। तो इसका एग्जांपल हो गया सेल पेपर कंपनीज, टाटा स्टील, शुगर कंपनीज। तो जितनी भी कमोडिटीज़ कंपनी होती है वो इस कैटेगरी में आ जाती है। नेक्स्ट आ जाती है एसेट प्लेस। तो एसेट हैवी कंपनीज जो भी होती है वो इस कैटेगरी में आती है। फॉर एग्जांपल PSUs, जिनके पास काफ़ी सारे एसेट्स होते हैं लाइक ऑयल कंपनीज। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एक कोई कंपनी है XYZ, उसके पास बहुत सारा लैंड है। तो जितना उसको मार्केट वैल्यू दे रहा है उसके पास उतनी वैल्यू का लैंड है। तो ये एक एसेट प्ले में आ जाएगा। तो इस कंपनी में इस बेसिस पे इन्वेस्ट करेंगे कि आज नहीं तो कल मार्केट जो है इस लैंड को रियलाइज़ करेगा और उसके बेसिस पे उसको वैल्यूएशन देगा। नेक्स्ट इज टर्न अराउंड्स। कंपनी का अगर बिजनेस अच्छा नहीं जा रहा है लेकिन उसमें अंडरलाइंग चेंजेस हो रहे हैं या कुछ चेंजेस ऐसे हो रहे हैं कि फ्यूचर में लगता है कि टर्न अराउंड होने वाला है, जैसे मैनेजमेंट में कोई चेंज हो गया या गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हुई किसी उस सेक्टर में, या इंडस्ट्री स्ट्रक्चर में कुछ फेवरेबल चेंज हुआ, तो ऐसा लगता है कि फ्यूचर में कुछ बहुत बड़ा टर्न अराउंड होगा इन पॉजिटिव वे। तो वो कंपनीज इस कैटेगरी में आ जाती है। सो वी आर नॉट SEBI registered advisor. This video is only for educational purposes and please take your financial advisor's advice before making any investment decision. तो ये लॉरेस के बिजनेस पे 2 वीडियोस थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।